बना लिए आप लोग? अरे कुछ बचा था ना, वो आप लोग कर लिए बाबू? सब बोलिए ना, वही एक लंथन बोलता रहता है झूठे झूठे। वो बना लिया? ये ऐसा वाला सवाल मिला था क्या? बना लिए थे? कोई 10 पाई या 10 पाई या 20 पाई कुछ आ रहा होगा, 100 पाई आ रहा था। बना लिया था ना सब? अब देखिए हमारा यही काम है, इतना सवाल सब हम पिछले दिन बताए थे आप लोग को, ये पढ़ाए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना? और फर्स्ट लॉ से पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ से पहले जीरो आता है, फर्स्ट से पहले जीरो आता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ क्या कहता है सुनिएगा। ये कहता है टेम्परेचर और हीट में आप लोग अंतर समझते हैं जी? टेम्परेचर एंड हीट एनर्जी। टेम्परेचर बॉडी का स्टेट है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करता है ना? टेम्परेचर क्या है? तो स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम विच मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना? टेम्परेचर स्टेट ऑफ सिस्टम है, सिस्टम का वो स्टेट जो क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कौन बॉडी कितना गर्म है ये टेम्परेचर से पता चलेगा, ठीक है? कौन सा बॉडी कितना गर्म है ये टेम्परेचर से पता चलेगा। और हीट क्या है? तो हीट जो है एक फ्लूइड है ना? हीट क्या है? एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। हीट इज ए फ्लूइड, है ना, विच फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। इट इज ए फ्लूइड which measure, इट इज ए फ्लूइड विच फ्लो। फ्लूइड सबको कहते हैं जो फ्लो करता है, सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड नहीं कहते, जो भी फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहते हैं। इट इज ए फ्लूइड विच फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी ऑफ कोल्डर टेम्परेचर या बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। और कब तक फ्लो करेगा? तो जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, है ना? हीट हीट इज द फ्लूइड, हीट इज द फ्लूइड which flow from body at high temperature to body at lower temperature। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कि हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर until both the body came in thermal equilibrium, है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए तब तक हीट एनर्जी फ्लो करता रहता है एक बॉडी से
हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में। टेम्परेचर स्टेट ऑफ द सिस्टम है, बॉडी का एक स्टेट जो क्या करता है, मेजर करता है कि कौन सा बॉडी कितना गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। गर्म ठंडा का निर्धारण हम अपने बॉडी टेम्परेचर से करते हैं, है ना। यदि कोई टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको हम कहते हैं कि वो गर्म है, और यदि कोई बॉडी हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे है तब उसको कहते हैं ठंडा है। जैसे अभी रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हम लोग को ठंडा लग रहा है, यही 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो हम लोग को क्या लगेगा, गर्म लगेगा। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा डिसाइड करता है कि हमारे लिए ठंडा कौन है और हमारे लिए गर्म कौन है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर से यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो गर्म है, और यदि कम है तो ठंडा है। बढ़े, लॉ लिखें अब। चलिए तो एक टर्म और यहाँ पे डिस्कस ही कर ले पहले, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, टू बॉडी सेम टेम्परेचर पे होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम हो जाता है, तो दोनों बॉडी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया। इफ द बॉडी present at same temperature then flow of rate of flow of heat energy is equal, then two body called in thermal equilibrium। If the two body present at same temperature then rate of flow of heat is energy is equal, है ना। यदि दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, यदि दो बॉडी कितना टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, सेम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, इक्वल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इक्वल हो जाएगा, और ऐसे दो बॉडी को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम पर है। इफ द बॉडी प्रेजेंट एट द सेम टेम्परेचर देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल, है ना। जैसे दो बॉडी है और दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेजेंट है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यदि दो बॉडी प्रेजेंट है तो नेट फ्लो ऑफ हीट कहीं से नहीं हो रहा है, लेकिन हीट चूंकि फ्लूइड है तो ये फ्लो करता ही रहता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस तो है नहीं, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे उसमें जाएगा उतना ही एनर्जी उसमें से इसमें आएगा, और टेम्परेचर दोनों का बढ़ेगा नहीं, तो कहेंगे दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बढ़े।
पढ़े? देखिए क्या कह रहा था, बॉडी ए और बॉडी बी, टेम्परेचर मान लीजिए इसका भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके टेम्परेचर भी मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे, तो हीट एनर्जी का फ्लो होगा इस बॉडी से उस बॉडी में, साथ साथ में इस बॉडी से इस बॉडी में भी। दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा नहीं, चूंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ये दोनों बॉडी कहलाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी बराबर होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम बी टू ए एट थर्मल इक्विलिब्रियम। है ना। अब यहीं पे लॉ क्या है, लॉ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जब दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और एक तीसरा बॉडी ये दोनों के सामने ले आया जाए जो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, इमेजिन करना ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक तीसरा बॉडी ले आया गया जो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम ये दोनों के बीच के भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम पे अब नहीं रह जाएगा। कब तक? जब तक कि ए बी और सी तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम पे फिर से नहीं आ जाए। देखिएगा लॉ समझिएगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ए बी दोनों बॉडी पहले से थर्मल इक्विलिब्रियम पे था, एक बॉडी सी ले आए, इसका टेम्परेचर कितना बताए 30, इसका टेम्परेचर मान लीजिए इसका टेम्परेचर ले आए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों के कांटेक्ट में इसको रख दिए, तो क्या वो दोनों बॉडी में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा? तो नहीं, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अभी दोनों के बीच नहीं रह जाएगा। कब तक? तो कहेंगे सर सी से भी टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी बी में जाएगा और सी से हीट एनर्जी ए में भी जाएगा और बी से फिर ए में भी जाएगा, ए से फिर बी में भी जाएगा, बी से फिर सी में भी आएगा, ए से फिर सी में भी जाएगा, और तीनों का टेम्परेचर फिर ए बी सी तीनों बॉडी का टेम्परेचर मान लो अब हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 40 डिग्री पे, ये भी 40 डिग्री पे, ये भी टेम्परेचर कितना डिग्री पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब फिर से ए बी और सी के बीच में क्या आ जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। लेट टू बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, and a third body C placed in contact with them at a different temperature, then the thermal equilibrium of both the body get disturbed until they come at same temperature, या फिर they come at thermal equilibrium again, है ना। और ये फ्लो चलता रहेगा, यानी आपको फ्लो ऑफ हीट एनर्जी समझाना चाह रहा है मेनली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि हीट एनर्जी जो है वो हमेशा फ्लो करता रहता है। यदि आपको लगता है कि क्यों कर रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम पे आया हुआ है, ठीक है। अब चाय ठंडा होते आप देखें
लेकिन ठंडा होकर के उसको और ठंडा होते देखे हैं क्या? वो बर्फ बना है कभी क्या? तो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब रूम टेम्परेचर और चाय के बीच इक्विलिब्रियम आ गया। जितना रूम टेम्परेचर उतना ही चाय का टेम्परेचर। यदि रूम टेम्परेचर ठंडे के दिन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर चाय का भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है, और उसके साथ वो हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। चलिए लिख दीजिए। हम लोग के साथ भी यही हो रहा है ठंडे में, लेकिन हम लोग का बॉडी इक्विलिब्रियम में आ नहीं पाता है। आ जाएगा क्या इक्विलिब्रियम में? तो ठंडा ही हो जाएगा। हम लोग चादर वादर स्वेटर वगैरह इसलिए पहनते हैं कि उसका असर कम हो। वो हीट हमारा ले ले रहा है, हीट एनर्जी फ्लो कर जा रहा है हमारे बॉडी से सराउंडिंग के टेम्परेचर में कम से कम। तो कपड़ा लत्ता पहन के हम लोग क्या करते हैं? बचाते रहते हैं। अब इसी बात पे थोड़ा सा एनर्जी फ्लो कराओ यार, खिड़की खोलो। हाँ। ए, क्या कर रहा है जी? मोबाइल से तुम चैटिंग कर रहा है? देखा, कहते रेगुलर आने के लिए तो बोलता है ना सर। और 25 दिसंबर के बाद, वो 25 दिसंबर और 5 जनवरी के बीच में कह रहा है रेगुलर कर लीजिएगा आप। कोई जरूरी काम नहीं रहता, मोबाइल नहीं रहता तब क्या होता? सोचो उसको फेंक देते हैं। हाँ हाँ, जो थर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा है। हाँ देते हैं, लिखते हैं, लिखते हैं। तो हर बात हमको लिखना इसलिए पड़ता है ना कि बच्चा सब है। अब किसी किसी का तो आँख खुलता है 1 आध महीना बाद पढ़ने का कि अच्छा ये मतलब था। देखते हैं। अब ये फोटो देखेगा तो फिर क्या ही समझेगा कि वो है ऐसे ही सर, ऐसे ही करते। तब इसलिए देखिए, अभी अभिषेक को अंतर पड़ा तो बता दिया कि हम ही हैं वो सर। खत्म होने के बाद किताब खोलता है कि अच्छा खत्म हो गया, तो क्या क्या था इसमें। खैर, चलिए लिखते हैं। इफ टू बॉडी let A and B are in thermal equilibrium, another body C at different temperature placed in contact between them, then equilibrium of previous both body get disturbed
until all these three body come again in thermal equilibrium। हाँ, एक ही शब्द 2-3 बार लिखा हुआ है, इसलिए केवल वर्ड कंफ्यूज करता रहता है कि क्या कह रहा है, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। समझ आने से सब सही है। इफ टू बॉडी ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, अनदर बॉडी सी एट डिफरेंट टेम्परेचर, सी जो अलग टेम्परेचर पे है रख दिया गया ए एंड बी के साथ, टेम्परेचर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, देन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रीवियस बॉडी on A and B get disturbed until all these three body come again in thermal equilibrium। ये दोनों बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा या थर्मल इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो जाएगा सी के रखने से। कब तक? जब तक कि फिर से ए बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। तो हो क्या रहा होगा कि ए का टेम्परेचर 30, बी का टेम्परेचर 30, तो जितना हीट इधर से जाता होगा उतना हीट इधर से आता होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होगा, देन इट कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सी जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिए, उससे क्या हुआ कि हीट एनर्जी फ्लो करने लगा सी से बी में, सी से ए में, और अल्टरनेटिवली फिर बी से ए में, और फिर सब उल्टा। और ये कब तक हीट एनर्जी का फ्लो चलता रहा? जब तक फिर तीनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और यदि टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट एनर्जी तो फ्लो कर ही रहा होगा, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। आने जहन में उतारने वाला एक सवाल कि दो बॉडी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है तो हीट का फ्लो नहीं हो रहा है क्या? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लो ऑफ हीट तो हो ही रहा है, लेकिन उसका रेट बराबर है। रेट जितना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सी टू ए बराबर रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ए टू सी। रेट ऑफ फ्लो, ये इक्वल टू का जो साइन देख रहा है, ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन है, ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू बी बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बी टू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए टू सी बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सी टू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम बी टू सी बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम, हाँ ये यही कह रहा है, ये साइन यही कह रहा है ना। ये साइन पढ़ने के लिए यहाँ पे हम सिखाएं। क्लियर है? तो ये था 0th लॉ, जो पूरे दुनिया में बॉडी का टेम्परेचर बराबर होने तक फ्लो ऑफ हीट को कंटिन्यू किया, और जब बराबर हो गया तब भी बताया कि भाई हीट तो फ्लो होता ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहेंगे उस स्टेट को। बढ़ जाते हैं। नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, यानी टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। इसी बतवा को कृष्ण भगवान 5000 साल पहले कहे थे कि क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे,
मतलब यही हुआ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप कुछ बर्बाद नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस फॉर्म से उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ में आप कुछ लेके आए भी नहीं थे तो कुछ लेके जाइए, सब छोड़ के जाते हैं ना जी, केवल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को चेंज कर देते हैं, है ना। एनर्जी का फॉर्म्स तो पहले से है, आपने मेहनत करा तो रिसोर्सेज डेवलप किया और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को बदल दिया, और फिर बाल बच्चे के पास रहता, आप तो चले ही जाते, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। लेकिन इसका मतलब कोई लोग समझने लगता है तो करने की क्या जरूरत है, ऐसा थोड़े कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी neither be created nor be destroyed it changes their forms only। इसी का दूसरा स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट मतलब हुआ ना जी कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। सराउंड आप सिस्टम ही तो थे एक, और बाकी सराउंडिंग था। तो आप सिस्टम थे, वर्क किए, सराउंडिंग में किया, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो आप लेके जाएंगे तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? सब आदमी कुछ कुछ लेके चला जाएगा यहाँ से, तो कांस्टेंट रह जाएगा क्या, है ना। तो यूनिवर्स की एनर्जी टोटल क्या है? कांस्टेंट है। यही वजह से, है ना, अब साइंटिस्ट लोग पहले बताए या साधु महात्मा पहले बताए, बातें यहीं से सब शुरू हुआ है कि आपका कुछ नहीं है, सब आत्मा है, परमात्मा है, क्या क्या बोलते रहते हैं, सब यही बात है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टोटल की एनर्जी क्या होना है यहाँ पे? कांस्टेंट होना है, वो यहीं रह जाता है। आप कुछ लेके जाते नहीं हो, सब कोई कुछ कुछ ले लेके चला जाएगा तो रिमेन कांस्टेंट होगा क्या? तब तो घटते चला जाएगा, है ना। यूनिवर्स की एनर्जी तो घटने लग जाएगी। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को इसका प्रूफ पढ़ना है, मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि कैसे आप कह सकते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। मैथमेटिकली कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द और पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, इंटरनल एनर्जी, है ना। तो अब पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, हम कुछ को क्रिएट न कर पाएंगे, न तो हम कुछ, हाँ। तो अब क्या है वो सुनिएगा। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, हिंदी में इंटरनल का मतलब हो गया ना आंतरिक, एनर्जी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। कहते हैं कि सम टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम,
कॉल्ड एज एनर्जी। जितने तरह के एनर्जी से एक सिस्टम बन सकता है उस सारे एनर्जी को आप जोड़ दीजिए तो उसको आप कहिएगा इंटरनल एनर्जी। या फिर कैसे कि एक सिस्टम जितने एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है, एक सिस्टम जितने एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सम टोटल ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एनर्जी, all possible type of energy, sum total all possible type of energy of a system called as internal energy। आणि energy at which a system exists known as their internal energy। जैसे आप एक सिस्टम हैं तो आप जितने एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जितने एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप जितने एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी आंतरिक ऊर्जा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंटरनल एनर्जी है, सब अलग अलग एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एक मोटा मोटी एवरेज होगा, आदमी है, सिस्टम है तो कितना एनर्जी रहा होगा, है। इसमें थोड़ा कह सकते हैं किसी को ज़्यादा है, थोड़ा किसी को कम है, लेकिन मोटे मोटे एक पता चल जाएगा। ये बात देखिए क्यों बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, वो सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड होता है। आपकी इंटरनल एनर्जी आपके साथ एसोसिएटेड है और ये कैलकुलेट नहीं किया जाता है ना। इसका पता लगाना भी नहीं चाहिए। हम इसको कहते हैं ये औकात है एक सिस्टम का, और किसी के औकात नापने का कोई अधिकार दूसरे को है नहीं। तो इंटरनल एनर्जी भी हमको पता लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी है वो डायरेक्टली मेजर नहीं होता है। तो क्या मेजर होता है? तो इंटरनल एनर्जी का बदलाव मेजर होता है। अब जैसे एक आदमी का अभी का औकात देख रहे हैं आप, 10 साल के बाद देखिएगा तो काफी कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो बदलाव हुआ उसको तो आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का मेजर नहीं करना है। तो इट इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी उसको कहते हैं जो मेजरेबल नहीं होता है। इट इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी not measure directly, however the change in internal energy, the change in internal energy can be measured। Change in internal energy, however change in internal energy can be measured। इंटरनल एनर्जी मेजर नहीं करना है, क्या मेजर करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव की इंटेंसिव?
आप ही लोग बताएं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सब चुप। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वक्त कोई इंटेंसिव बोलता है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। पेज पलट के देखो तो, उलट के देखो, मिलता है कॉपी में, कभी पढ़ता नहीं है तब कैसे मिलेगा। देखो क्या क्वांटिटी लिखा हुआ है, एक्सटेंसिव होगा। देखो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 48 घंटा में कॉपी खुलता है। कॉपी नहीं खोलते हैं आप लोग, इसीलिए डेली बुलाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। एक्सटेंसिव ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अरे मिला सबको कि पता नहीं लगा। 4 ठो क्वांटिटी लिखे थे, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। एक्सटेंसिव क्वांटिटी का एग्जाम्पल में ये मास कंटेंट पे डिपेंड करेगा। अभी क्या बताए, हर लोग, आप एक सिस्टम हो, सबकी इंटरनल एनर्जी अलग होगी। क्यों अलग होगी? सबका मास अलग अलग है। एग्जैक्टली 50 किलो के सब थोड़े ना है। कोई 52 किलो, कोई 51 किलो, कोई 49 किलो, 500 ग्राम, कोई 55 किलो भी होंगे, है ना। तो सबका मास डिफरेंट है, और मास के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, मास पे डिपेंड करता है। इट एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इट एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। पढ़ते नहीं है ना। देखिए अभी भी बता रहे हैं, फिर से एक लाइन बता देंगे। देखिए ये जो व्यवस्था किया गया ना, ये यूट्यूब का और ऐप का ये जो सिस्टम चल रहा है, ये आपके रिवीजन के लिए ही ना स्टोर्ड होता है। बाकी तो हर बैच में पढ़ाते ही हैं। तो आपके रिवीजन के लिए ये था कि आप यहाँ से जब जाते हैं तो 48 घंटा में कॉपी जब खोलेंगे तब तो आप रिवीजन कर ही लेंगे। कभी मोबाइल भी खोलें तो वहाँ भी ये मिल जाएगा, तो आप कान में उसको सुन सकते हैं आधा घंटा 1 घंटा करके। लेकिन आप सोचते हैं कि मोबाइल हम ही खरीदे, डेटा भी हम ही भराए, बैटरी भी हमरे लग रहा है, और देखेंगे सर को, गजब हाल है। देखेंगे जिससे हमारा मन लगे, है ना। 4 ठो को बुलाएंगे, है ना, 4 ठो को बुलाएंगे, ऑनलाइन खेला खेलेंगे। नहीं, 9 बजे का टाइम तो ऑनलाइन गेम खेलने का होता है, और यहाँ दोस्ती करेंगे और फिर गेम खेलेंगे। ज़्यादा मज़ा आएगा, उसमें लगेगा कि हाँ ये यूज हो रहा है मेरे पैसे का, मेरे डेटा का, मेरा मोबाइल का। अब एक बार डिस्प्ले भी बदलना पड़े तो बदल लेंगे, है ना। रोबॉक्स पॉइंट खरीदिएगा या मिलाइएगा, और कौन कौन सा पॉइंट मिलता है, ठीक है। और नहीं कोई दोस्त मिलेगा तो आप चले जाएंगे किसी और के चक्कर में। वो 11-12 बजे रात में नहीं कहता एक ठो कि क्या आप मेरे साथ लूडो खेलिएगा, उसके साथ चले जाइएगा, उसमें अच्छा लगता है। एक्सटेंसिव, अब देखिए दूसरा पूछेंगे, फिर वैसे ही आप लोग जवाब दीजिएगा। ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, थोड़ा बहुत पढ़ने पर ध्यान दीजिए आप लोग, समझे। खाली कोचिंग करने पढ़ाई नहीं कहलाता है कि कोचिंग वो आ गए थे। वैसे तो थैंकफुल अभी आ ही जाने में है, लोग तो आ भी नहीं पा रहे हैं, है ना। आ जाते हैं ये भी कम नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप्स है कि आ जाते हैं, और नहीं तो समझते हैं कि अब तो रूम मिल ही गया, बाबूजी जो है वेतन देते ही हैं,
महीना रहने का। अब काम अपना करेंगे। जैसे बिहार सरकार में नौकरी करने वाले लोग सोचते हैं कि नौकरी एक बार लग गया अब काम का क्या है, वो तो पब्लिक परेशान रहबे करेगा, पब्लिक का काम है परेशान रहना, हमको तो सरकार पैसा दे रहा है। वैसे ही है कि बाबूजी को सरकार मान लिए, आप सरकारी काम जैसे कर रहे हैं। पढ़ना पड़ेगा, वो समझ में जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। इंटरनल एनर्जी बराबर लिखेंगे, जितना टाइप का एनर्जी आपके मन में आता है ना सबको जोड़ दीजिए, सब इंटरनल एनर्जी में जुड़ जाएगा। जैसे एटम से बना होगा कोई, तो एटम से बना होगा सिस्टम, तो क्या एनर्जी होगा? मॉलिक्यूल से कोई बना होगा, और एटम रहे या मॉलिक्यूल रहे न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितना मन करे ना। पोटेंशियल एनर्जी, कोई सिस्टम हमेशा भागते रहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कोई घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है तो रोटेशनल एनर्जी। कोई वाइब्रेट करते रहता है तो वाइब्रेशनल एनर्जी। मतलब जितना एनर्जी आपके मन में उस समय आए, जिस समय आप इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं, सब जोड़ दीजिए। एक एनर्जी मन में आई तब नहीं जोड़िएगा। कौन सा वो एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी कभी किसी सिस्टम का नहीं हो सकता है? वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं जोड़िएगा कभी। ग्रेविटेशनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं होता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ, बताते हैं, नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी आपका ना होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी आपका है क्या? तो आप पे जितना लग रहा है उस पे भी तो दूसरे पे भी उतना ही लग रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में क्यों जोड़ेंगे आप, है ना। वो तो कोई दूसरा ही लगा रहा है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी आपका इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकता, या वो किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब मन में आए तो सिर्फ एक ग्रेविटेशनल एनर्जी को हटा करके सब तरह का एनर्जी जोड़ दीजिएगा, वो इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। हाँ, और सारा तरह का एनर्जी एक ही सिस्टम में मिलेगा ऐसा नहीं है, वो अलग अलग सिस्टम होगा तो अलग अलग उसमें एनर्जी जाएगी। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का बदलाव, वही ऑनलाइन दोस्ती का प्रभाव है ना, कि जो एक बच्चा यहाँ बैठता था पढ़ रहा था वो पीछे जाके बैठने लगा। वो ऑनलाइन खेला नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, वो अपना एक कॉन्सेंट्रिक फोकस्ड रहता। लेकिन एक एक तो दोस्ती तो इसी नाम पे हो रहा है कि तू ऑनलाइन 9 बजे आया काहे नहीं था, है ना। और तो और कह रहे भाई हम पढ़ने का समय नहीं, तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि देख लेंगे तो थोड़ा भी इस बार आईटी हो जाएगा, देखेंगे हम भी। ऐसे ऐसे कर करके कुछ डिमोरलाइज करके अपने पक्ष में कर लिया जाता है। और ये होने वाला बेवकूफ़ होता है, उसको उसमें मन लगने लगता है धीरे धीरे कि भाई ठीक है कह रहा है वो, ऐसे भी तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके साथ मज़ा तो आज आ ही रहा था, तो अपना रास्ता लाइन चेंज कर लेता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
है ना। इसी का परिकाष्ठा ये होता है कि 11th में जो बच्चा आईटी मटेरियल था, वो आईटी और मेडिकल करना चाहता था, 12th के नवंबर में कहता है सर कोई उपाय बताइए ना जिससे कि बोर्डवा पास कर जाए। ये अब ड्रॉपर बनल जाएगा बाद में, है ना। नवंबर आते आते बोर्डवा पास कर जाए, और इसको ऑनलाइन वाले सर लोग बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं कि अब ये सब जो है बोर्डवा पास करने के चक्कर में है, बस लॉन्चिंग ऑफ ए क्रैश कोर्स, है ना। एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाता है कि बस 45 दिन, है ना। 41 दिन में चंद्रायन चांद पे चला गया, तो 45 दिन में तुम क्या नहीं कर सकते हो। देखिए कितना बड़ा मोटिवेशन है। प्रोजेक्ट 45 स्टार्ट हो जाता है ना। बस, और बचवा वो लगता है बस ये 45 दिन में। ये ऑफलाइन वाला सर सब तो ऐसे ही हम लोग को 41 दिन में, सही बात है, चंद्रायन पे चला गया था चांद पे, तो हम लोग काहे नहीं जा सकते चांद पे उसी 45 दिन में। और 45 दिन में 9 बजे रात में फिर दोस्तवा नहीं आएगा, क्या बात है। वही आने का, और भी उसके इकोसिस्टम बढ़ गए। ऑनलाइन सारा दोस्त वहां पर सब ऑनलाइनरे वाला है। तब ये सब प्रैक्टिकली हो जाता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अब देखिए डेल्टा यू का बात करते हैं, कैसे समझना है। अब 5 मिनट कोई लिखिए मत, वो हमारे साथ देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम धीरे धीरे फोटो वोटो बनाने का कोशिश करेंगे आपके सामने, है ना। फोटो बनाने का कोशिश करेंगे, है ना, ऐसे। और देखिएगा, आप देखिएगा खाली, ठीक है, देखते रहिएगा। ये जो बनाते रहते हैं वो क्या बनाते हैं हम लोग, और इसमें एक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पिस्टन लगाते हैं। एक सिलेंडर बनाते हैं और एक पिस्टन लगाते हैं, एक सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम की कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगा। उसी इंटरनल एनर्जी पे वो सिस्टम फैब्रिकेट होता है। अब बोले सर फैब्रिकेट कैसे समझे, तो आप सीधा सीधा गाड़ी देख लीजिए ना। हीरो होंडा स्प्लेंडर देख रहे हैं, देख लिए, पल्सर देख लिए, कैसे आंख में दिखाई दे रहा है, बुलेट देख लिए। ये तीनों के इंटरनल एनर्जी में अंतर है। अब हम क्या कहने वाले हैं ये भी समझ रहे होंगे कि सर कहेंगे बुलेट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है और स्प्लेंडर का वो तो हवा में उड़ जाएगा। औकात की बात करें कि उसका औकात जो है कम है, उसका औकात ज़्यादा है, ऐसे बता रहे, समझ आ रहा है, उसके फैब्रिकेशन से समझ में आ रहा है। यहाँ पर सिलेंडर पिस्टन उसी हिसाब से लगता है, 350 सीसी रहता है उसमें बुलेट में, और 90 सीसी 100 सीसी रहता है स्प्लेंडर में। तो ये छोटा होते जाएगा तो उसका बॉडी का फैब्रिकेशन भी छोटा हो जाएगा। अब बोले सर 100 सीसी पर बुलेट जैसा बॉडी बना देते तब क्या होता, तो किया था कोशिश, 600 सीसी नैनो का बनाया था और ढांचा बना दिया था ऊपर से, गाड़ी 4 व्हीलर वाला, तो फ्लॉप कर गया ना गाड़ी। अब अपना ही मालूम चला कि अपना ही बॉडी ये खींच नहीं पाता, तो 4 को बैठिएगा तो क्या क्या करेगा। तो इंटरनल एनर्जी यहां से पता चलना है, उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब पिछले दिन साइन कन्वेंशन भी बताए थे, इस पर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं। इस सिस्टम को हम क्या दिए हैं, इस सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए हैं। इस सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए हैं। इस सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए हैं, ठीक ना। इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए, इस सिस्टम को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिए। अब देखिए, अच्छा ये भी ठीक ही है।
तो अब बताइए सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी U1 था जिस पर ये फैब्रिकेट हुआ, और Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम दिए, तो U1 प्लस Q। अब मान लेना है कि बर्कडन भी हम उस पे किए, हम उस पे क्या किए? बर्कडन भी किए। तो बर्कडन यदि हम करेंगे बाबू तो क्या बन जाएगा? बर्कडन करेंगे तब अब एनर्जी क्या हो गया होगा? अब एनर्जी हो जाएगा इस पे U1 प्लस Q प्लस W। हम ही लोग वर्क डन किए, है ना। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में माइनस W लिखना पड़ता, प्लस लिखे मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब इंटरनल एनर्जी सिस्टम का था, Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाहर से दिए और वर्क डन भी किए। क्या इतना सिस्टम पे हम लोग करते हैं? हाँ, गाड़ी में करते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले टू व्हीलर उठाएंगे तो उसमें बर्गडन करेंगे कैसे? वो एक तो पेडल मारने वाला रहता है, देखते हैं वो कितना भार में रहता है। वो एक्चुअली में पिस्टन को नीचे धकेलता है, यही पिस्टन रहता है, वो तार वार से जोड़ के वो वहां पे रहता है, जिसको दबाते हैं नीचे हम लोग। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब ये पिस्टन दबाए हुए हैं, ऐसे मारे थे ना, पिस्टन दबा था। अब देखिएगा उसमें कितना पावर रहता है, वो अपने फेंकने के चक्कर में रहता है। नहीं, फिर मारेंगे फिर फेंकेगा, फिर मारेंगे फिर फेंकेगा, तो क्या हो रहा है? ये सिस्टम ऊपर नीचे कर रहा है। साथ में उसके टैंक से पेट्रोल निकल करके मशीन में चला जा रहा है, एक बूंद, और उससे हॉट वेपर डेवलप हो रहा है। तो कर ही तो रहे हैं क्यू दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, पेट्रोल वाला एनर्जी, हीट एनर्जी, जला अस्पार्क किया, और साथ में हम लोग पैर से बर्गडन किए। तो अब कितना एनर्जी हो गया? ये U1 Q प्लस, गाड़ी रुका हुआ था, गाड़ी स्टार्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी में बदलाव हुआ कि नहीं? कहता है ना कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब एक बंद गाड़ी की इंटरनल एनर्जी और एक चालू गाड़ी की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में ही बदलाव हुआ। अभी मोशन नहीं आया, गाड़ी रुका हुआ था, गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में खड़ा है, तो चेंज हो गया। किस बात का चेंज हो गया? U2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ही तो बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एकदम सुनते ही रहिएगा। U1 प्लस Q प्लस W बराबर क्या? U2। ठीक है। नाउ U2 माइनस U1 बराबर क्या लिखेंगे बताओ? Q प्लस U2 माइनस U1 को ही डेल्टा U कहेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बराबर Q प्लस W। और ये प्रूव करता है टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कहीं गया नहीं, सिस्टम कोई पास में ही एनर्जी है। पहले से जो इंटरनल एनर्जी U1 था वो भी उसके पास है, Q अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पेट्रोल से जल रहा है वो भी उसी के पास है, और बर्गडन जो हमने कर दिया वो भी उसी के पास है। अब चलेगा तो बात अलग है, लेकिन अभी तो रुका है, अभी तो सब उसी के पास है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन, यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। यही उस बात को प्रूव करता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। तो इसको लिख देते हैं, ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू amount of energy given to the system work is done on the system। एक होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम कहेगा तब माइनस डब्ल्यू, है ना, वो आपसे कहवा भी लेगा स्टेटमेंट में कि यहां पर हम डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन सिस्टम से करवा लिए हैं, तब फिर माइनस डब्ल्यू लिखना होगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं लिखता है, प्लेन लिखता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और इसको इस पूरे चैप्टर में भूलना नहीं है, ये 40% इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, जितना तरह का एनर्जी आएगा घूम फिर के घूमते फिरते पहुंच जाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से बातों को सही करने लगेंगे। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। जल्दी से फोटो बनाइए, फोटो आपके सहायता के लिए है कि ज़्यादा समझ में आ जाए। सिस्टम ही है, सिस्टम आपको हम दिखा भी रहे हैं। ये U1 ही लिखे हैं, जो यहाँ पे U1 किया है हमने। U क्या माना है? सिस्टम के इंटरनल एनर्जी U1, वहाँ पर Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए तो U1 प्लस Q, फिर W अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पे किए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन इट इज U2 माइनस U1 बराबर डेल्टा U। अब इसी को थोड़ा और डिटेल करेंगे। स्टेटमेंट समझ आ रहा है ना कि लेट ए सिस्टम एट इंटरनल एनर्जी U1, लेट Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एंड W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन डेल्टा U बराबर Q प्लस W। है ना, अभी के दौर में कैसे भूला जा सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, ये पता नहीं चलता है। जबकि आपके पास में यंत्र है तो आप कुछ और सोचते रहते हैं। 24 घंटा होता है, 8 घंटा सोने का निकाल दो फिर भी जो है कि 16 घंटा रहता है, 2 घंटा और निकाल दो फिर 14 घंटा रहता है।
6 घंटा से बेसी कोचिंग नहीं रहता है, 8 घंटा फिर भी आपके पास ही रहता है। तो वो वैल्यूएबल वर्क डन आप कर सकते हो उसमें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर, बोलिए क्या निकल के आ गया, डब्लू। बाबू वर्क डन बराबर पढ़ लिए हम लोग, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। बाकी एनआरटी वगैरह भी सब पढ़ लिए, लेकिन पी डेल्टा भी तो पढ़े हैं। ये एक्सटर्नल वाले को ही पी लिखते हैं जनरली, पी डेल्टा भी। तो बताओ डेल्टा यू बराबर क्या लिख दें, क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा भी, सीधा। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी, ठीक है। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही हुआ, नहीं हुआ क्या? ये भी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। ये सब जितना इक्वेशन उस पे बनेगा सब फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकते हैं। W लिखना रहेगा, याद रखिएगा, Q प्लस W, उसी में 4 ऑप्शन में Q माइनस W भी लिखा हुआ होगा। टिक मत लगाइएगा, टिक लगेगा सिर्फ Q प्लस W। जब तक क्वेश्चन खुद ना कह दे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, तब तक माइनस W नहीं होगा। दूसरे कहीं ऑप्शन में लिखा है Q माइनस पी डेल्टा भी, तो दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिएगा केस बता रहे हैं, केस 1 आपने पढ़ रखा है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा भी बराबर चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। तो फिर डेल्टा यू बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू। डेल्टा यू क्या निकल के आएगा, क्यू। अरे भाई यहां देखो, पहले समझो क्या लिखेंगे, कहेगा ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में, बस ये डेल्टा यू बराबर क्यू, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कब होगा ये, आइसोकोरिक प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और आप लोग देख ही नहीं रहे जो हम बोलना चाह रहे हैं, यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन है। Q दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अभी अभी Q आया था, ये तो यही वाला Q है, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन यहां से मिला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन मिला कि हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम known as change in internal energy। इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफिनेशन मिला यहाँ पे कि हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीधा हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितना बार देखिए हम बोल दिए, आप लोग इतना बार सोचे मन में, इतना बार आप सोचेंगे तभी ना याद रहेगा। हीट एनर्जी एट कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी चेंज, कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी चेंज। in adiabatic process, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है जी? हीट एनर्जी सप्लाई जीरो हो जाता है, हीट एनर्जी एक्सचेंज जीरो हो जाता है। क्यों था? हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, गिवन कर रहे थे मतलब एक्सचेंज ही कर रहे थे ना, एक्सचेंज ही कर रहे थे ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू हो जाएगा जीरो। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी है और क्यू हो गया जीरो। तो बताइए डेल्टा यू बराबर क्या निकल के आया? माइनस पी डेल्टा भी। इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। देखिए छोटा सा बात है लेकिन कैसे दिमाग चेंजेज होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा है? तो डेल्टा यू बराबर माइनस पी डेल्टा, और माइनस पी डेल्टा भी बराबर क्या होता है जी? हाँ बताइए, ये बर्गडन में क्या क्या नहीं कर रहा है। यानी इन एडियाबैटिक प्रोसेस बर्गडन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल देते हैं तो वही बर्गडन के बराबर हो जाता है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस change in internal energy is equal to amount of work done on the system, amount of work done on the system, amount of work done on the system। चीज तो आसानी है साहब, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसी डब्ल्यू को सॉल्व कर दिए, माइनस पी डेल्टा भी हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ हो गया डेल्टा यू बराबर क्यू भी, एडियाबैटिक प्रोसेस में हो गया डेल्टा यू बराबर वर्क डन, है ना। यही तो भगवान की माया भी है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन से सिचुएशन में कौन किसके बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए डेल्टा यू क्यू के बराबर भी हो गया, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर भी हो गया। अब एक आता आइसोथर्मल प्रोसेस, केस नंबर 3। एक मिनट जल्दी लिखिए, पीछे मुड़ के भी बतियाने लगते हैं तो कैसे होगा। हाँ, ऑफलाइन मिलने आते हैं ऑनलाइन खेला करने के लिए। कभी कभी एम ऐसे चेंज हो जाता है बच्चों का, ये आपके साथ हो रहा है ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है कि अभी तो लत लगा शुरू शुरू में, थोड़ा थोड़ा इतना से क्या होता है ऐसे सोच के शुरू होता है, फिर सिर्फ वही होता है ना। प्लेस को जरिया बना दिया जाता है आउटसोर्सिंग का, बोले ऑनलाइन दोस्त बनाने का जगह है वो,
मिल नहीं रहा था ऑनलाइन खेलने के लिए ऑनलाइन में कोई, तो ऑफलाइन वाला दोस्त को ऑनलाइन लेके चले गए। और कभी कभी पता नहीं कौन खेला सब खेलता रहता है, कभी कभी मोबाइल वोबाइल भी छीन लेता है एक दूसरे का, ये भी बता दें। बाद में कहता है कि सर मेरा मोबाइल भाई ले लिया और फिर दे ही नहीं रहा है, तो लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। कौन हार जीत का खेला खेलता है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि ऑनलाइन खेला खेलता था, ये तीसरे से पता चलता है। ये तो हम कह रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हैं? इसलिए तो तुम्हारा नाम लेते रहते हैं, ध्यान ध्यान रहता है ना मेरा। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस था एक। आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बोलो ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या जानते हो जी? एक डेल्टा T0, साथ साथ में डेल्टा U0। नहीं जानते तो अभी जानो, कैसे हम बता देते। बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा और इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा, सीधा सा बात है। इंटरनल एनर्जी में बदलाव है तो टेम्परेचर जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। तो डेल्टा U बराबर 0, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा U बराबर Q प्लस W, और डेल्टा U बन गया देन Q प्लस W। यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस W। Q बराबर हो जाएगा माइनस W, डेल्टा U 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब क्वेश्चन बन के आके बहुते परेशान करता है, कौन प्रोसेस में फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में हो जाता है Q बराबर माइनस W। अपने आप ही माइनस W आ गया है, हम लाए थोड़े हैं। तो माइनस W आ गया, यानी Q बराबर PV आ जाएगा ना जी, माइनस PV के बजाय PV आ जाएगा, है ना। बहुत आश्चर्य होता है कि कब माइनस हो जाता है कब प्लस हो जाता है, रटने वालों के साथ होगा ही। यदि ऐसे करके आप देख रहे हैं तो क्यों आश्चर्य होगा, जो रट्टा मारे रहेगा उसके साथ होगा। In isothermal process, the amount of heat given to the system is equal to amount of work done by the system। जितना आप हीट एनर्जी दिए सब वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तब इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये वो लॉ है, कहता है उसका तो पता ही चलता है, जब से देखें तब से वैसे ही है, आने जितना कमाया सब खाया। आदमी में कहते हैं, समाज की बात करते हैं, इसको जब समाज से जुड़ के देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ कैसे ऐसे बन जा रहा है, Q प्लस Q बराबर माइनस W। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया वो सब कहाँ चला गया? वर्क डन में। वर्क इज डन बाय द सिस्टम में, माइनस W है, मतलब जितना हीट दीजिएगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं होगा, अवकात चेंज नहीं होगा, जितना हीट एनर्जी उतना वर्क डन। तो लिख देंगे कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी given to the system is equal to the amount of work done by the system। In isothermal process, the amount of heat energy given to the system
इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। जितना अमाउंट ऑफ हीट दीजिएगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दीजिएगा वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, सिस्टम के द्वारा उतना वर्क हो गया। इसी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। इसी वजह से बॉडी के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आया। ये सब देखिए, आपको सही सही बताएं तो ये मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी जीरो, एक क्वेश्चन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो, दूसरा, तीसरा इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। उसमें एगो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम भी होगा, लेकिन वो टिक नहीं लगाना है ना, बाय द सिस्टम लिखें। देखो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम यूं लिख दो, नहीं तो लैंग्वेज तुम लोग को दिक्कत करेगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस लगा हुआ है ना, ऑन द सिस्टम नहीं, बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम बिल्कुल नहीं, ऑन द सिस्टम बिल्कुल नहीं, वो उतना ही गलत है जितना आप नहीं जानते हो। तो जानने के बाद भी गलत, रट्टा लगाने पर ये सब होता है। यदि आप रट्टा नहीं लगा रहे हो तो थोड़ा सा डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिख के मेहनत कर दो। क्या कह रहा है, हम तो 4 केस बनाए, आपको तो जो कह रहा है उसी केस में जाना है, 3 केस बनाए। लिख दिए, लिख दिए, बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंथैल्पी, एच लिखते हैं इसको, एंड इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच लिखते हैं इसको। देखो इंथैल्पी क्या होता है, एच, एच एक शब्द है, U प्लस पी भी को कहते हैं। सीधा मैथमेटिकल टर्म में ऐसे ही डिफाइन करना है। इंथैल्पी किसको कहते हैं, तो कहेंगे इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी of the system and pressure volume work done known as enthalpy of the system। बाकी जैसे वो पढ़े थे, इंथैल्पी भी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। इंथैल्पी इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मेजर होगा जी, कांट मेजर, हाउएवर enthalpy change is measure
enthalpy change is measure. Enthalpy is absolute quantity, can't measure. However, enthalpy change is measure. Enthalpy extensive की intensive. Enthalpy is an extensive quantity. Enthalpy is an extensive quantity. Enthalpy is a state function की path function. स्टेट फंक्शन है ना मास पे डिपेंड करेगा। अब देखिए इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच बराबर यू प्लस पी बी है, लिखिए चिड़ होता है कभी कभी, क्या करोगे, चिड़ तो होता ही है। जब 4 बजने वाला रहे 5-10 मिनट और 5 मिनट पहले सर क्या कर दें, टॉपिक स्टार्ट कर दें, तो कितना चिड़ होता है, बहुत चिड़ होता है। ये कौन कांड करता है तो एंथैल्पी चेंज देखिए, मान लीजिएगा H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, H2 बराबर U2 प्लस P2 V2। चूंकि इंथैल्पी चेंज देख रहे हैं, डेल्टा H देख रहे हैं, तो डेल्टा H बराबर क्या निकल के आना है, H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1 बराबर U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। क्या, तो H2 माइनस H1 हो गया डेल्टा H, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा P1 V1। तो डेल्टा H बराबर U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। तो डेल्टा H बराबर U2 माइनस U1 को क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अब एक कंडीशन लेना पड़ेगा, P2 और P1 को बराबर मान लेते हैं, है ना, मतलब कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिएगा बहुत सारा एजम्पशन एज्यूम करते रहना है हमेशा, इसीलिए दिमाग लगता है कि कब क्या मान के क्या बोले। लेट P2 बराबर P1 बराबर P, कैसा प्रोसेस हो जाएगा जी, आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है ना। अब क्या हो गया, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U
प्लस P2 की जगह PV2 माइनस PV1, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P कॉमन V2 माइनस, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और एंथैल्पी चेंज बराबर इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर यूनिट, प्रेशर वॉल्यूम, वर्क डन, है ना। एक्चुअली में ये नया कुछ नहीं है, हम आपको बताते हैं। 1 मिनट देख लिए, थोड़ा चैन से ही देखिएगा, बेचैन होइएगा नहीं। जरा यहाँ आइए, अभी अभी हम लोग लेके आए हैं कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, जरा देखिए तो ये वाला क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखिए तो क्या है, डेल्टा U बराबर, ओहो, Q बराबर क्या लिखेंगे, वहां से देखिए Q बराबर क्या लिखेंगे, अरे ये तो वही चीज हो गया, ये दोनों तो यही हो गया, मतलब डेल्टा H बराबर, बस यही प्रूव कर रहे थे, यही था चौथा केस, है ना। 3 केस तो लिख ही दिए थे, चौथा केस इंथैल्पी का डिफिनीशन था, चौथा केस इंथैल्पी का डिफिनीशन था, डेल्टा U बराबर Q माइनस P डेल्टा V, ये Q ही किसके बराबर है, ये Q ही किसके बराबर है, यानी डेल्टा H और कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। वही हीट अमाउंट कांस्टेंट प्रेशर पे जब देंगे उसी को इंथैल्पी चेंज कहेंगे, है ना। देखो इक्वेशन 1 माने इसको हम, है ना, इक्वेशन 1 माने इसको हम, इससे रिलेट करना है हमको, इससे, है ना, इससे रिलेट करना है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कौन था देखे थे आप, मिलेगा कॉपी में, देखिए मिल जाएगा कॉपी में। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर Q, डेल्टा H बराबर Q, कब Q, एट कांस्टेंट प्रेशर। और एंथैल्पी चेंज को डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, the amount of heat energy at constant pressure, at constant pressure आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा ना, इसके बाद ये नीचे लिखिएगा ना, बगल बगल में नहीं लिखिएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड है थोड़ा देखिए बड़ा है, 1 2 3 4 लाइन खींच देंगे, आप खींचते खींचते टेबल पे पहुंच के लिख दीजिएगा, कभी कभी टेबलों पे लिखल रहता है, हमने यही किया ये 1 2 3 कितना लाइन खींचे तो उसके बराबर में टेबल पे लिख के चल गया कि लो अब ज़्यादा लिखे तो कहाँ लिखे। आप लोग को नीचे से बढ़ते चले जाना है, देखिए बहुत सारा बेंच पे पूरा कहानी लिखा हुआ है, तो वही करता है कि जगह ही खत्म हो जाता है तब। amount of heat energy of the system at constant pressure
known as enthalpy change of the system। देखिए बड़ा बात जानते हैं इसमें क्या होता है समझाने में, ये डिफिनीशन लिख के हम खाली फॉर्मूला ना लिखते, ये डिफिनीशन जो ला देते हैं ना, ये डिफिनीशन जो प्रूव करते हैं ना, उससे आप बनते हैं कॉम्पिटिटिव। और खाली रटिएगा ना कि ऊपर से देख लिए कि हाँ डिफिनीशन होता है, तो वो उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता, वो खाली एग्जामिनेशन पास हुआ जा सकता है। मतलब कल परीक्षा है तो आज चल गए, हाँ डेल्टा एच बराबर क्यूपी लिखे थे सर, और ये एक प्रोसेस किए ना, और इससे ये डिफिनीशन खुद ब खुद आ गया। तो ये छोटा बात नहीं, ये बहुत बड़ा बात है, ये आपके लाइफ के लिए बात है। प्रोसेस को समझना ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। रटने से जिंदगी थोड़े बदलता है, वो जो नंबर आता है, समझने से बातों को काम होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कब कब बोलिए ना, अरे बोलिए ना, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट, यही बात था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या कहते थे उसको, देखे अरे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते थे, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर को एंथैल्पी चेंज कहते हैं। कितना आसान है, और दोनों डिफिनेशन प्रूव किया हुआ है। खाली एंथैल्पी चेंज का, इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफिनेशन थोड़े बताएं, तो प्रूव किए। फिर से एक बार बोलो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज कहेंगे। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज कहेंगे। देखिए कितना डिफिनेशन सेम है, खाली उसी बात को, हीट एनर्जी को ही एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज कहेंगे, और हीट एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम को इंटरनल एनर्जी चेंज कहेंगे। और दोनों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आया हुआ है। क्लियर है, ठीक है। तो फिर कैसे, अगला दिन कब, शनिवार को ही? यस सर, कितना